स्टडी वीजा फ्रॉड्स इन यूके, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके साथ किस किस तरह से यूके स्टडी वीजा के फ्रॉड्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, एंड आप अपने आप को सेफगार्ड कैसे कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ये दोनों ही कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल होता है, चाहे आप पैकेजेस के थ्रू जा रहे हैं जिसमें आपको सारी पेमेंट बाद में करनी है, या फिर दूसरी सिचुएशन जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप प्रोसेस कर रहे हो। दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। चाहे आपकी पेमेंट बाद में जानी है, पैकेज कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, एंड उस सिचुएशन में भी बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। चाहे पेमेंट आपने रीच के बाद देनी है, चाहे आपने पेमेंट पहले यहां पर देनी है, वीजा आने के बाद देनी है, उस सिचुएशन में भी प्रोफाइल आपकी है। चाहे आपने पैसे एडवांस नहीं देने, लेकिन प्रोफाइल तो आपकी है जो खराब हो जाएगी। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्रोफाइल एंड मनी, दोनों चीजों का ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पैसा खराब नहीं हुआ लेकिन प्रोफाइल खराब होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफाइल खराब होने से भी फर्क पड़ता है, तो आपको अपनी प्रोफाइल को भी सेफगार्ड करना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोस डिटेल्स रिलेटेड टू यूके स्टडी वीजा फ्रॉड्स इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके साथ किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं और कैसे बचना है सबसे लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले फ्रॉड कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, और दोनों मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ कि चाहे पैकेज कर रहे हो, चाहे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, दोनों में से दोनों ही सिचुएशन में फ्रॉड हो सकता है। एक में पैसे का नुकसान नहीं होगा क्योंकि पैसे तो बाद में देने हैं, वीजा आने के बाद देने हैं या फिर यूके पहुंचने के बाद देने हैं, वहां पैसे का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वहां भी फ्रॉड होता है तो आपको अपनी प्रोफाइल का नुकसान जरूर होगा। एंड अगर कहीं से आपको बैन लगता है, कहीं से रिफ्यूजल आता है, स्पेशली यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये सब कंट्रीज आपस में इमिग्रेशन डाटा शेयर करती हैं। इनको 5 आईज बोलते हैं। अगर आपका डेटा दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर होगा तो इन 5 कंट्रीज के अंदर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो एक जगह बैन होने से दूसरी जगह भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली भी शेयर होती है। यू कैन नॉट हाइड। आपका अगर यूएस का रिफ्यूजल है तो कनाडा में उसको हाइड नहीं कर सकते, यूके में हाइड नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया में हाइड नहीं कर सकते। सो ये सब कंट्रीज डेटा शेयर करती हैं। तो प्रोफाइल भी अगर आपकी खराब होती है तब भी आपको मेजर लॉस होता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, एंड बाकी मेजर कंट्रीज भी आपको आपका वीजा डिनाई कर सकती है या आपको भी बैन कर सकती है। सो बी रियली केयरफुल इन दिस सिचुएशन। तो लेट्स सी कि फ्रॉड्स होते किस किस तरह से हैं। पहला, फेक ऑफर लेटर एंड फेक यूनिवर्सिटीज। फेक यूनिवर्सिटीज तो जनरली नहीं होता क्योंकि इजीली चेक हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। लेकिन फेक ऑफर लेटर बड़ा इजी फ्रॉड है, जिसके अंदर किसी और बच्चे का ऑफर लेटर आया था, आपको किसी और बच्चे के ऑफर लेटर के ऊपर नेम चेंज करके आपको दे दिया कि आपका ऑफर लेटर आया हुआ है। तो ये एक मेजर फ्रॉड है जो कनाडा के अंदर बहुत बहुत एग्रेसिवली हुआ था, जिसमें 700 स्टूडेंट के साथ ये फ्रॉड हुआ था, एंड सब बच्चे अभी लटके हुए हैं वहां पर कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो दिस हैपेंस इन यूके एज वेल। बहुत मेजर ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ कि 500-700 बच्चों के साथ ऐसा कुछ सामने आया हो, बट इट हैपेंस इन रेगुलर बेसिस। तो ध्यान रखना है कि आपके पास जो ऑफर लेटर आया है वो फेक ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप जब प्रोसेस कर रहे हो तो बी रियली केयरफुल इन दैट, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आपसे ऑफर लेटर के पैसे भी लिए जा सकते हैं, फेक ऑफर लेटर आपको दिया जा सकता है जो अभी तक आया नहीं है या आपका एडमिशन नहीं हुआ, एंड आपकी आगे की प्रोसेस इसी फेक ऑफर लेटर के बेस पे स्टार्ट की जा सकती है, आपसे पेमेंट ली जा सकती है। सो बी रियली केयरफुल कि ऑफर लेटर फेक ना हो। इसको चेक कैसे करवाया जा सकता है? यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली एक ईमेल सेंड करो, आई एम द स्टूडेंट, मेरे को ये ऑफर लेटर मिला है, प्लीज वेरीफाई माय ऑफर लेटर। बड़े इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो आई ऑलवेज से ट्रस्ट बट वेरीफाई। चाहे आपका कंसल्टेंट कितना भी अच्छा है, चाहे मैं ही आपका कंसल्टेंट क्यों नहीं हूं, इन एनी सिचुएशन आपका हर चीज, हर स्टेप वेरीफाई हो सकता है। मैं हर स्टेप के लिए बताऊंगा कि वेरीफाई कैसे करना है, एंड ऑफर लेटर कैसे वेरीफाई करना है। ईमेल डालो सीधी यूनिवर्सिटी को, एंड वहां से पूछ सकते हो कि क्या मेरा ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है, आपने इशू किया या नहीं किया। इफ यू डू दैट तो आपको क्लियर वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका ऑफर लेटर वैलिड है या इनवैलिड है, वहां उन्होंने इशू किया या नहीं किया। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड, फैब्रिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, देन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लगती है, देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जो जाता है, जो भी ये चीजें होती हैं, क्या ये जेन्युइन गई हैं या फेक सबमिट हुई हैं। ये पैकेजेस के केस में जब आप पासपोर्ट दे देते हो, बस मुझे तो वीजा ला के दे दो, मुझे यूके पहुंचा दो, उस केस के अंदर ये बहुत होता है, क्योंकि उस केस के अंदर आपका एडमिशन करवाना, आपका वीजा लाना, ये कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहां एडमिशन हुआ है, कैसे हुआ है, डजंट मैटर। सो बी रियली केयरफुल इन दैट। तो पैकेज की केस के अंदर भी इवन दो पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, जब तक आप यूके नहीं पहुंच रहे हो तो पैसा भी नहीं देना है, पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपकी प्रोफाइल का नुकसान हो सकता है और मेजर लॉस हो सकता है। क्योंकि एक बार इन कंट्रीज के अंदर, एक बार जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया इमिग्रेशन में, आप उसको फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने कहा है कि मैंने पीएचडी कर रखी है, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते नहीं मैंने पीएचडी नहीं की थी, मैंने तो एमटेक कर रखी है। और ये चाहे कंसल्टेंट ने सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, चाहे आपने किया है, मैटर नहीं करता।
क्योंकि जब भी आपकी प्रोफाइल सबमिट होती है इमिग्रेशन के लिए, आपके वीजा एप्लीकेशन के लिए, आपके नेम से ही सबमिट होती है, किसी भी कंसल्टेंट के नेम से सबमिट नहीं होती है। सो बी रियली केयरफुल इन दैट। जब भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि विजिटर वीजा रीच पे हमें पेमेंट देनी है, आपकी एक बार प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिन केसेस के अंदर विजिटर वीजा की एप्लीकेशन लगी है, उनको पता भी नहीं है कि एप्लीकेशन के अंदर सबमिट क्या हुआ है, अब हमें रीअप्लाई करना है, हम उनकी प्रोफाइल पिछली पता नहीं है, नई प्रोफाइल क्या सबमिट करें ये भी नहीं पता है। सो वी आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ सच केसेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पहले क्या सबमिट हुआ है। और जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है और आपको पता नहीं है कि आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या सबमिट हुए हैं, कि आपको किस लेवल पे आपकी स्टडी दिखाई है, आप मास्टर करने जा रहे हैं तो आपकी बीटेक दिखाई है, बीए दिखाई है, बीकॉम दिखाई है, आपको पता ही नहीं है क्या सबमिट हुआ है, तो उस केस के अंदर आपसे अगर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आपने क्या डिग्री की है, आप बोलते हो बीए की है, एक्चुअल में आपने सपोज बीए की है, लेकिन जब आपका वीजा अप्लाई हुआ था उसके साथ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री गई हुई है, तो वीजा एप्लीकेशन में सबमिट हुए डॉक्यूमेंट्स अलग हैं एंड आप जो बता रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, मिसमैच होगा तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। सो बी रियली केयरफुल इन दैट। आल्सो जब भी आप पीजी वर्क परमिट अप्लाई करते हो, जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, उस टाइम पे फिर से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आपको पहली एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, सेकंड एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी, स्टिल आप डिपोर्ट हो सकते हो, 5 साल का बैन लग सकता है, 10 साल का बैन लग सकता है आपके ऊपर। सो यूके के अंदर 10 साल का बैन लगता है, कनाडा में आपके ऊपर 5 साल का बैन लगता है। सो इट इज रियली क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट मिसमैच नहीं हो सकता, कुछ भी मिसमैच नहीं हो सकता। जो इन्फॉर्मेशन एक वीजा एप्लीकेशन में गई है, नेक्स्ट वीजा एप्लीकेशन के अंदर भी पिछली इन्फॉर्मेशन सेम जानी चाहिए, उसमें मिसमैच नहीं हो सकता। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं वीजा एप्लीकेशन में, आपको पता नहीं है क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट हुई है, देन यू कैन गेट ए बैन ऑफ 5 to 10 years एंड डिपोर्ट भी होना ही है फिर उसके बाद, क्योंकि बैन लगा है तो फिर डिपोर्ट होना ही है आपको। नेक्स्ट इज एम्बेसी फी एंड इंश्योरेंस चार्जेस। ये ले लिए जाते हैं कि आपकी एम्बेसी फी पे करनी है वीजा अप्लाई करने के लिए, आपसे पैसे ले लिए। इंश्योरेंस के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं यूके में, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपके इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं। ये आपसे चार्जेस ले लिए कि आपका वीजा अप्लाई करना है एंड वीजा अप्लाई नहीं होता। दिस इज आल्सो ए फ्रॉड। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं तो उनके साथ ये फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। सो बी रियली केयरफुल। आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए कि आपने एम्बेसी फी पे की है, तो हाँ वीजा अप्लाई हो गया या नहीं हो गया, या फिर आप बोलो कि अब मैं अपने ही क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा, या फिर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो बी रियली केयरफुल, उसके बाद चेक भी कर लो कि वीजा अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा ना हो कि वीजा अप्लाई हुआ ना हो, आपने एम्बेसी फी पे कर दी है, आपने इंश्योरेंस चार्जेस पे कर दिए हैं एंड वीजा अप्लाई नहीं हुआ, एंड इट इज ए बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना सारा पैसा अगर आप पे कर देते हो, अगर इंश्योरेंस एंड एम्बेसी फी दोनों को जोड़ ले तो कम से कम 2 लाख रुपए के आसपास बनता है ये किसी भी वीजा एप्लीकेशन के लिए, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप इतना सारा पैसा पे कर रहे हैं और वीजा ही अप्लाई ना हो तो इट इज ए फ्रॉड विद यू, बहुत बड़ा मॉनिटरी फ्रॉड है आपके साथ। एडवांस पेमेंट फ्रॉड, एडवांस पेमेंट आपसे ले ली एंड उसके बाद आपका वीजा ही अप्लाई नहीं हुआ, ऑफर लेटर नहीं आ रहा है एंड एडवांस पेमेंट आपने पे किया अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। 5,000 रुपए से लेके 25, 30, 50,000 रुपए तक जनरली एडवांस पेमेंट होती है। एंड अगर ये एडवांस पेमेंट होने के बाद आपका प्रोसेस नहीं होता, देन आपने जो पैसा पे किया है एडवांस पेमेंट रिफंडेबल नहीं होती, आप उनके साथ फंस जाते हो। एंड देन जब तक आपको समझ आता है फिर आप सोचते हो जो नुकसान हुआ तो हुआ, मैं आप दूसरे कंसल्टेंट के पास जाकर अपनी फाइल तो कंप्लीट करूं। तो जो ये एडवांस पेमेंट आपने दी है उसके अगेंस्ट आपको जो भी कुछ मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला, सर्विस नहीं मिली, दैट इज आल्सो ए फ्रॉड, जिसमें आपका पैसा भी खराब होता है और टाइम भी खराब होता है। देन ऑफरिंग नॉन एग्जिस्टेंट अकोमोडेशन ऑप्शंस, आपको बोल दिया जाता है कि अकोमोडेशन अवेलेबल है, हम आपको अकोमोडेशन करवा के देंगे, वहां आप लैंड करना, कोई पिक करने के लिए आएगा एंड उसके लिए आपसे चार्जेस ले लिए जाते हैं। ये वीजा आने के बाद जनरली ज्यादा होता है एंड आफ्टर लैंडिंग सर्विस के नाम से होता है। आफ्टर लैंडिंग सर्विस के अंदर ऐसी सर्विस देना जो एग्जिस्ट नहीं करती, ना कोई पिक करने के लिए आ रहा है, वहां पे आप कॉल कर रहे हो, पर्सन कॉल पिक नहीं कर रहा, पैसे आप एडवांस दे चुके हो, अकोमोडेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सडनली इस सिचुएशन में आपका सपोर्ट सिस्टम यूके के अंदर जीरो हो जाता है। तो ऐसे फ्रॉड भी बहुत होते हैं, बी रियली केयरफुल। किसी भी चीज का पेमेंट कर रहे हो तो इंश्योर करना है कि आप वेरीफाई कर लो कि वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर अकोमोडेशन के पैसे दे रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को या किसी नॉन को, यूके के अंदर अगर कोई रह रहा है, कोई फ्रेंड है, उसको भेज के कंफर्म करवा सकते हो कि यार अकोमोडेशन एक बार चेक कर लेना, या एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, तो वहां जाके एक बार चेक कर लेना, मेरा रूम भी चेक कर लेना। या फिर आप ये सर्विस लिए बिना ही जा सकते हो, वहां जाओ किसी फ्रेंड या नॉन पर्सन के पास, इवन एयरबीएनबी भी लेना पड़ता है 1 वीक के लिए तो ले लो, उस सिचुएशन के अंदर आप वहां जाकर अपने हिसाब से अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो। तो ये फ्रॉड होने के चांसेस उस केस में कम हो जाते हैं। तो अगर कोई नॉन है तो फिर उनको सेंड कर दो, वो कंफर्म करें, वो पेमेंट करें एंड देयर विल बी अ लोकल पर्सन टू टेक केयर ऑफ यू, तो ऐसा होगा।
अगर कोई नोन नहीं है तो एयरबीएनबी ले लो, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू। नेक्स्ट इज प्रॉमिसिंग स्कॉलरशिप्स जो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के अंदर आपने कुछ पेमेंट किया है, ट्यूशन फी पेमेंट किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको बोला गया है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी फीस हाफ हो जाएगी, लेकिन वो स्कॉलरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो? बहुत ईजी है, अपना ऑफर लेटर थॉरली चेक करना है, क्या उसके अंदर कोई स्कॉलरशिप अलग से लेटर अटैच है या नहीं है, या फिर स्कॉलरशिप का मेंशन है या नहीं है। अगर स्कॉलरशिप के अंदर कुछ मेंशन नहीं है तो योर स्कॉलरशिप इज जीरो। तो बड़े इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर को ध्यान से रीड करना है, उसमें देखना है कि स्कॉलरशिप है या नहीं है। सिर्फ किसी ने कह दिया है, कंसल्टेंट ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दो तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, एक ऑटोमेटिकली अप्लाइड कि आपको पहले से मिल गई है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पहले से पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली है, सेकंड में इतनी मिली है, तो पहले से ही वो अप्लाई होकर आपके पास आई है, वो ऑफर लेटर में लिखा होगा। सेकंड होती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस आपकी जितनी अच्छी होगी उस बेस पे आप अप्लाई करोगे। दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले वाले में ऑलरेडी अप्लाई होके आएगी, सेकंड वाले में कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे। परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप अप्लाई करोगे, डीन स्कॉलरशिप होती है जनरली है, तो वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। सो बी केयरफुल अबाउट स्कॉलरशिप। ऐसा एज्यूम करके मत जाना कि स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी मेरे को, क्योंकि डीन स्कॉलरशिप डिपेंड करती है परफॉर्मेंस पे, एंड आपको नहीं पता कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, कंपटीशन कैसा होगा, एंड आप एक्चुअल में कैसे स्टडी करने वाले हैं। तो वहां जाकर ये डिसाइड होगा। अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस का अरेंजमेंट प्रॉपर्ली रखना, क्योंकि सिर्फ स्कॉलरशिप के बेस पे अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा एश्योरेंस मिला कि मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो फिर क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या लॉसेज होते हैं। सबसे पहला लॉस है लॉस ऑफ मनी। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हो और आपके साथ फ्रॉड होता है तो फिर लॉस ऑफ मनी होता है उसके अंदर मेजरली, क्योंकि आप किसी भी स्टेप पे जाके आपके साथ फ्रॉड हो गया, जो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो फिर उसके बाद आप पैसों का नुकसान होगा। प्रोफाइल तो जो खराब होनी है, बट पैसे का नुकसान मेजर नुकसान है यहाँ पे, तो वो एडिशनल नुकसान होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है। तो केयरफुल रहना है जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हो, आपको हर चीज वेरीफाई करनी है, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर आपको सब चीजें मिलती भी है। आपको ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आपकी वीजा अप्लाई हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, सब कुछ आपको पता चलने वाला है उसके अंदर। सो यू कैन बी मोर केयरफुल इन दिस सिनेरियो। पैसे बचा सकते हो सिंपल वेरिफिकेशन के साथ। सो ट्रस्ट बट वेरीफाई, हर चीज वेरीफाई कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। एंड बाकी प्रोफाइल का नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपके सामने सब कुछ हो रहा है। आपका अगर रिफ्यूजल भी आता है किसी सिनेरियो के अंदर, तो अभी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट क्या लगे हैं, तो प्रोफाइल का नुकसान नहीं होता। रिफ्यूजल आने से प्रॉब्लम नहीं होती। रिफ्यूजल इज नॉट ए प्रॉब्लम, बैन इज ए प्रॉब्लम। रिफ्यूजल आने के बाद भी वीजा आ जाता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बैन लग जाता है तो फिर कहानी खत्म है, देन इट इज ए बिगर प्रॉब्लम। तो प्रोफाइल रिफ्यूजल से उतनी खराब नहीं होती जितनी बैन से खराब होती है, बैन से तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। सो लॉस ऑफ मनी इज फर्स्ट लॉस। लॉस ऑफ टाइम, आपके साथ फ्रॉड होता है कि अभी ऑफर लेटर आ रहा है जी, हम बात कर रहे हैं जी, थोड़े दिन में हो जाएगा जी, थोड़े दिन वेट कर लो जी, अभी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कर करके 2-3 महीने निकल गए। तो जो आपने ये 3-4 महीने खराब किए, एंड इंडिया में आप जॉब नहीं कर रहे हैं, यूके आप पहुंचे नहीं है, या जिस कंट्री में जाना है वहां पहुंचे नहीं है, तो दिस इज अ लॉस ऑफ टाइम फॉर यू। बहुत सारा टाइम इस प्रोसेस में खराब हो जाता है। तो एक इंटेक से अगले इंटेक में पहुंच जाते हो तो कम से कम 4 महीने का नुकसान होता है, किसी किसी केस में 8 महीने का, किसी में 12 महीने का नुकसान हो जाता है। सो दिस इज ए बिग फ्रॉड विद यू, क्योंकि इसके अंदर नुकसान क्या है, टाइम का नुकसान हो रहा है, एंड इट इज आल्सो ए बिग लॉस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10,000 15,000 रुपए कमा भी रहे हो, एंड वहां जाके पार्ट टाइम जॉब करके भी इससे ज्यादा कमाने वाले हो, तो बेसिकली जितना टाइम वेस्ट किया उतना टाइम आपने लाइफ में बेसिकली वेस्ट कर दिया। तो जो टाइम वेस्ट किया है, इतना सारा पैसा भी आपने वेस्ट कर दिया। सो बी रियली केयरफुल कि टाइम खराब ना हो। अगर आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है तो वहां से छोड़ दो, प्रोसेस करो किसी और के साथ, खुद से प्रोसेस कर लो, और फाइंड ए बेटर कंसल्टेंट फॉर यू, जहां से आपकी एप्लीकेशन जल्दी से प्रोसेस हो जाए और ना कोई फ्रॉड हो, ना ही कोई लॉस हो। नेक्स्ट लॉस इज वीजा रिजेक्शन। तो अगर कहीं से भी पता चलता है कि दो चीजें हो सकती हैं, कि अगर आपके साथ आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया है आपका, या फिर ऐसा कुछ किया है जो नहीं होना चाहिए था, या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी है, एंड अगर वो बहुत ही एविडेंट होती है तो फिर बैन लग जाता है, 10 साल का बैन लग जाता है यूके में। और बहुत एविडेंट नहीं होती, सिर्फ शक होता है लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो दे रिफ्यूज द एप्लीकेशन। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं आपके साथ, एंड दोनों ही चीजों से बचना है आपको। तो ये एक बड़ा लॉस है, बैन तो बहुत ही बड़ा लॉस है। तो अगर पता चल गया कि डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है, आपने जो वीजा एप्लीकेशन के लिए सबमिट किए, आपने एडमिशन लिया फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया, अगर ये पता चल जाता है वीजा ऑफिसर, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ए बैन ऑफ 10 इयर्स। तो 10 साल का बैन लगने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रे टाइप का सिचुएशन होता है, जिसके अंदर वीजा ऑफिसर को क्लियर नहीं होता कि यार मेरे को प्रूफ नहीं है कि बैन लगाने के लिए, लेकिन समझ आ रहा है कि समथिंग इज फिशी। तो उस केस के अंदर रिफ्यूजल आता है आपका, एंड रिफ्यूजल इज आल्सो ए लॉस, रिजेक्ट हो जाता है वीजा। लेकिन अगर उसको प्रूफ मिल जाता है तो बैन ही कर देता है वीजा ऑफिसर 10 साल के लिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन 5 मेजर कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिपोर्टेशन फ्रॉम यूके,
आप यूके पहुंचे हो, वीजा आ चुका है, यूके पहुंचे हो, लेकिन जब आपका इंटरव्यू हो रहा है वहां पर इंटरव्यू नहीं होता, इमिग्रेशन क्वेश्चन होते हैं, स्मॉल इंटरव्यू होता है, तो उस केस के अंदर वीजा ऑफिसर आपसे कुछ चीजें पूछता है आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड। अगर आपको पता नहीं है कि जॉब क्या दिखाई है, एजुकेशन क्या दिखाई है, कुछ भी समझ नहीं है आपको, एंड कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, कहां पे स्टडी करने जा रहे हो, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी लोकेशन क्या है, आप जो प्रोग्राम स्टडी करने वाले हो उसमें कोर्सेज कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ है, हो गया है नहीं हुआ, आपको अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो बॉर्डर ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके प्रोफाइल का आपको कोई नॉलेज नहीं है, एंड इन दैट केस वीजा ऑफिसर वहीं से ही आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिपोर्टेशन के केसेस होते हैं मेजर कंट्रीज जो है, इन सब कंट्रीज के अंदर, यूके के अंदर भी बहुत सारे केसेस होते हैं। सो आपको ये सारे लॉसेस हो सकते हैं अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है, तो बी रियली केयरफुल। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, ट्रस्ट बट वेरीफाई, हर चीज वेरीफाई कर सकते हो। तो बचना कैसे है, कैसे वेरिफिकेशन करनी है, कैसे चीजें अपने कंट्रोल में रखनी है ताकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ हवा में चल रहा है एंड यूके पहुंच गए हो और वहां जाके इंटरव्यू, इमिग्रेशन इंटरव्यू के अंदर पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। बाय द वे, अगर ये समझना हो कि इमिग्रेशन पे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने होते हैं, तो मैंने कनाडा के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, वो यूके में भी इंप्लीमेंट होगी क्योंकि लिस्ट तो सेम ही रहती है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। सो कैसे अवॉइड करना है आपको कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, ट्रस्ट बट वेरीफाई, बस ये लाइन ध्यान रखना, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सबसे पहली चीज है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कितना भी खास कंसल्टेंट है, कितना भी नॉन कंसल्टेंट है, आपके मामा चाचा कोई भी लेके गए हैं उनके पास, तो रिलेटिव्स भी आपके साथ फ्रॉड करते हैं और करवा देते हैं और आपके पैसे का नुकसान हो जाता है उसके अंदर। तो आप ट्रस्ट तो बहुत करते हो क्योंकि आपके रिलेटिव किसी कंसल्टेंट के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको वेरीफाई करना है एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, चाहे पैकेज कर रहे हो, आफ्टर वीजा पेमेंट करनी है आपको, चाहे स्टेप बाय स्टेप, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़े से बेशरम हो जाना वहां पे और कॉन्ट्रैक्ट मांग लेना, चाहे बीच में कोई भी पर्सन हो, चाहे रिलेटिव ही बीच में क्यों ना हो, चाहे आपके पेरेंट का फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपके फादर का फ्रेंड क्यों ना हो, कंसल्टेंट जाके बोल देना सर प्लीज मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इसमें कुछ भी शर्म करने वाली बात नहीं है, आप हेजिटेट मत करना, कॉन्ट्रैक्ट जरूर ले लेना। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो कंसल्टेंट को भी पता होगा कि कुछ भी गलत किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, मेक एडवांस पेमेंट इन बैंक अकाउंट। आपने जो पेमेंट करनी है वो बैंक अकाउंट में करनी है एडवांस, बाद वाली जो आफ्टर वीजा वाली जो करनी है कहीं और कर देना, चाहे कैश कर देना, जैसे मर्जी कर देना, बट एडवांस पेमेंट बैंक अकाउंट में करना। इसका रीजन ये है ताकि कंसल्टेंट ये ना बोल सके कि मेरे पास तो कोई पेमेंट आई नहीं है, तो कैश के कोई प्रूफ नहीं होते हैं, ना रिसीट होती है, कुछ नहीं होता। तो अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस पेमेंट मेंशन करवा लो और आफ्टर वीजा वाली मेंशन करवा लो। अगर एडवांस नहीं है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ले लो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। ये भी एक प्रूफ बन जाता है कि देखो मैंने पेमेंट कर रखी है और उनके अकाउंट में गई हुई है, ठीक है। सो बी रियली केयरफुल इन दैट। वेरीफाई ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी में बता चुका हूं, यूनिवर्सिटी को ईमेल करो अपनी ईमेल आईडी से एंड वेरीफाई करवा सकते हो। साथ में पासपोर्ट भेज सकते हो कि आई एम द स्टूडेंट, आई वांट टू वेरीफाई माय ऑफर लेटर, प्लीज वेरीफाई, तो ये हो जाएगा। वेरीफाई इफ यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, बड़े इजीली इज दिस यूनिवर्सिटी फेक, आपको लिस्ट मिल जाएगी यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद एंड एक कीवर्ड सर्च करने के बाद, इज इट फेक और नॉट। तो यूके यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट है, या फिर किसी और कंट्री में जाते हो तो उस कंट्री की रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट है, जैसे कनाडा के अंदर डीएलआई लिस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी फेक है, रियल है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। इट इज इजी टू बी डन, आपकी 5 मिनट की सर्च से आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी कैसी है। देन चूज राइट कंसल्टेंट विद गुड सोशल मीडिया प्रेजेंस। जिन कंसल्टेंट की सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होती उनके पास एक बड़ा मेजर टूल होता है कि कोई क्या आप क्या उखाड़ दोगे, क्योंकि ना तो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ना डर है कि क्या कहीं आप रिव्यू डाल दोगे, ना ही ये डर है कि कहीं गलत कमेंट कर दोगे आप उनकी वीडियो के ऊपर। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है एक्चुअली तो उनके साथ जाना ही नहीं चाहिए, जाते हो तो बड़े केयरफुली जाना उनके साथ, क्योंकि उन लोगों को डर नहीं है कुछ भी गलत होने का, कुछ भी गलत करने का। आप क्या ही कर लोगे, और सेटलमेंट करनी है तो यू नो इंडिया में सेटलमेंट्स कैसे हो जाती है, आप केस करोगे, कुछ भी करोगे, लीगल एक्शन लोगे, कुछ भी करोगे या पुलिस में केस करोगे, एंड वो कैसे केसेस खत्म हो जाते हैं पैसे देके, यू नो दैट। एंड मोस्टली लोग तो कर ही नहीं पाते हैं, पेमेंट कैश में की होती है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है, प्रूफ कुछ कर नहीं पाते, उनके हाथ भी कच्चे होते हैं एंड कंसल्टेंट पक्के होते हैं इस काम के अंदर। सो बी रियली केयरफुल, वहां से काम करवाओ जहां जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है। कल को कुछ डैमेज करने के लिए आपके पास भी होना चाहिए, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। टेक क्रेडेंशियल्स एंड चेक वीजा एप्लीकेशन। सो जनरली आपको पता नहीं होता कि वीजा एप्लीकेशन होती है तो उसके क्रेडेंशियल क्या है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर तो जरूर ले लेना, वहां पे तो आपका हक बनता है कि आप क्रेडेंशियल्स ले लो। तो जीसी की होती है कनाडा में, यूके के अंदर पोर्टल होता है जहां से वीजा अप्लाई होता है, वो आपने क्रेडेंशियल लेने हैं ताकि आप स्टेटस खुद चेक कर सको। बहुत बार ऐसे होता है कि एक बार रिफ्यूजल आया फिर अप्लाई कर दिया, दोबारा रिफ्यूजल आया फिर अप्लाई कर दिया, आपको पता ही नहीं है कितने रिफ्यूजल लग गए हैं।
कभी फ्यूचर में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितने रिफ्यूजल है, पता ही नहीं चलता। 2 रिफ्यूजल के बाद वीजा आ जाता है, फिर आपको बताते हैं जी आपके तो 2 रिफ्यूजल भी आए थे, उसकी एप्लीकेशन फी भी आपको पे करनी है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप में नहीं होना चाहिए। और अगर आपने पैकेज किया है तो उस केस में तो पहुंचने के बाद ही पैसे देने हैं। तो वहां पर भी कम से कम ये पता होना चाहिए कि रिफ्यूजल आए हैं या बैन आया है, कितने रिफ्यूजल हैं, बैन लगा है नहीं लगा है। मेरे ही एक नोन है, फ्रेंड है, उनका मैं वीजा अप्लाई कर रहा था एंड कनाडा के लिए, उनका यूके में पता ही नहीं था हमें, उन्होंने पेवा से फाइल लगाई थी एंड उनको पता ही नहीं था कि बैन लगा है या रिफ्यूजल लगा, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला उनको। और ऐसी सिचुएशन के अंदर बड़े ही केयरफुली कनाडा की वीजा एप्लीकेशन करनी पड़ी एंड फाइनली ही गॉट वीजा। तो ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी हो जाती है, जहां पिछला रिकॉर्ड पता नहीं है, दूसरी कंट्री से रिफ्यूजल है या बैन है या कितने रिफ्यूजल है, तो मेंशन करना होता है कनाडा की एप्लीकेशन की है, यूएस की एप्लीकेशन की है, कि आपकी किसी भी कंट्री से कोई भी रिफ्यूजल है, बैन है, तो डिक्लेयर करो। हमारे पास डिक्लेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। उस केस के अंदर हमारे लिए सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो जाती है आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। सो बी रियली केयरफुल। आप चाहे पैकेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या लगा है, आपका रिफ्यूजल है, बैन है, बोलो कि मुझे बता दो भाई जो कुछ भी है। एंड ये आप पहले से ही खुल के डिस्कस कर सकते हो कि जो भी रिजल्ट आएगा आपको बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन एंड वेरीफाइएबल। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं लगे होने चाहिए जो कि जेन्युइन। जेन्युइन की डेफिनेशन होती है कि जो कुछ वेरीफाइएबल है, जो कुछ वेरीफाइएबल है वो जेन्युइन है। अगर कोई चीज वेरीफाई नहीं हो सकती वो फेक है, सिंपल है। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, जेन्युइन डिग्री की है, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास मेल गई एम्बेसी से कि बताओ ये डिग्री जेन्युइन है या फेक है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो वो डिग्री फेक है। एंड आपने कहीं पे जॉब की है, नहीं किया, लेकिन रिप्लाई जा रहा है यस दिस पर्सन हैज वर्कड हियर, तो फिर आपकी जॉब जेन्युइन है। जो कुछ वेरीफाई हो जाता है वो जेन्युइन है, जो वेरीफाई नहीं होता वो फेक है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाई है, उसमें लिखा है 10 लाख रुपए हैं आपके अकाउंट के अंदर, स्टेटमेंट में या बैलेंस सर्टिफिकेट के अंदर ऐसा लगा हुआ है। लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए ईमेल गई बैंक में, बैंक ने कहा कि नहीं जी पैसे नहीं है, चाहे एक्चुअल में पैसे पड़े थे या फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर आपके फंड्स फेक हैं। और अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो फंड्स जेन्युइन है। सो केयरफुल रहना है इस सिचुएशन में। जेन्युइन का मतलब है जो वेरीफाइएबल है वही जेन्युइन है, चाहे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एम्बेसीज के लिए जो वेरीफाई हो जाता है वो जेन्युइन है, जो चीज वेरीफाई नहीं होती वो फेक है, ध्यान रखना है। तो आपको डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं एंड क्या ये वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे। पैकेज के केस के अंदर भी ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बैन लगेगा तो आपके ऊपर लगेगा, कंसल्टेंट के ऊपर नहीं लगेगा, ध्यान रखना ये चीज। देन नो व्हाट इज सबमिटेड इन योर वीजा एप्लीकेशन, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि जब भी आप जाओगे पोर्ट ऑफ एंट्री पर, जब भी एयरपोर्ट पे लैंड करोगे यूके के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, वहां जाकर आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू होना है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगर उनको कुछ भी फिशी लगता है वो डिटेल में इंटरव्यू लेते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है, वीजा एप्लीकेशन में कुछ और है, आप कुछ और बोल रहे हो, तो अगर ये मिसमैच होता है वहीं से ही डिपोर्ट कर देंगे, बैन करेंगे अलग से 10 साल का। सो बी रियली केयरफुल इन दिस सिचुएशन, आपके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं जो आप, जिससे आप अपने फ्रॉड अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली अवेयरनेस इज द की, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़े से एक्टिव होने चाहिए। पैसे नुकसान होने के बाद भी लोग वीडियोस देखते हैं, दुनिया जहान की देख लेते हैं, और उसके बाद फिर सही कंसल्टेंट भी ढूंढ लेते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं, फिर पूरी नॉलेज हो जाती है, फिर खुद ही कंसल्टेंट बन जाते हैं। सो दिस हैपेंस। तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रॉड होने के बाद ही करना है, पहले भी कर सकते हो। सो बी रियली केयरफुल इन दैट। आप पहले से फ्रॉड्स के अगेंस्ट प्रिपेयर हो सकते हो एंड अपने साथ फ्रॉड होने से रोक सकते हो। सो इफ यू आल्सो वांट टू अप्लाई फॉर योर यूके स्टडी वीजा, या आपको यूरोप में कहीं भी जाना है, वी कैन टेक केयर ऑफ योर एप्लीकेशन, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जहां भी आपको जाना है। एंड आल्सो देयर आर सेपरेट चैनल एज वेल, कनाडा के लिए अलग है, वर्क परमिट्स के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है। सो वी कैन टेक केयर ऑफ योर एप्लीकेशन इन दीज कंट्रीज एज वेल। या मेडिकल के लिए जाना है रशिया या जॉर्जिया, यू कैन गो देयर एज वेल। सो इफ यू वांट टू अप्लाई विद मी, यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर लिविंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो as much as possible. See you in next video.